एनालिसिस डॉक्टर डीपी सिंह, देवभूमि हेल्थ केयर से। आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं सीमेन एनालिसिस क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यह एक मेल जेनिटल ऑर्गन का एक पिक्चर है, एनिमेटेड डायग्राम। यहाँ पे टेस्टिस है दो, वन पेयर, एक राइट और लेफ्ट। इसका काम है स्पर्म बनाना। यहाँ पे दो होता है, ये दो तरफ वास्ट डिफरेंस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो स्पर्म को कैरी करता है। यह स्पर्म यहाँ से बनने के बाद यहाँ पे आके स्टोर होता है, एम्पुला बोलते हैं। ये दोनों तरफ सेमिनल वेसिकल है जो सेमिनल फ्लूइड बनाता है। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, यह प्रोस्टेट फ्लूइड बनाती है। और यहाँ पर यह ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जो ब्लैडर से यूरिन आता है यहाँ से। ये पेनिस हो गया और इसमें बल्बल यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। ये पूरा जेनिटल ट्रैक्ट का पार्ट है। होता क्या है कि यहाँ जो टेस्टिस है, यह एक दिन में लगभग 4 से 5 करोड़ स्पर्म बनाता है। यहाँ से दोनों तरफ मिला करके लगभग 8 से 10 करोड़ स्पर्म 24 घंटा बनता है। यह स्पर्म यहाँ से आकर के और एम्पुला में आके स्टोर होता है। और ये तो रास्ता यूरिन का है। जब यूरिन बाहर निकलता है तो सीमेन नहीं निकलता है, जब सीमेन निकलता है तो यूरिन नहीं निकलता है। दोनों का रास्ता एक कॉमन है, यहाँ से कॉमन बनता है। इसलिए हम लोग यूरोजेनिटल सिस्टम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के चैप्टर में। आगे बात करते हैं इसमें हम लोग, जब सेक्सुअल इमोशन होता है जिस समय, तो सेक्सुअल इमोशन के समय यहाँ से सेमिनल वेसिकल से सेमिनल फ्लूइड बनता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनने लगता है, और यहाँ से स्पर्म, तीनों मिला करके एक कलेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेन कहते हैं। तो सीमेन एक फ्लूइड होता है जो कि सेक्सुअल इमोशन के समय मेल के जेनिटल ऑर्गन से बन करके यह इजाकुलेट होकर बाहर निकलता है, जिसको सीमेन कहते हैं। सीमेन एक बार जब इजाकुलेशन होता है तो लगभग 2 से 5 ml सीमेन बाहर निकलता है। इस 2 से 5 ml सीमेन में अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको सीमेन में क्या क्या होता है बताते हैं। 70% सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड होता है। सेमिनल वेसिकल फ्लूइड, ये जो बोले था ये दोनों तरफ वाला, ये इसमें आपका लगभग 15% जो होता है ना, वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड ये वाला। इसमें आपका 10% जो होता है ना, ये आपको स्पर्मेटोजोआ होता है, स्पर्मेटोजोआ। और जो 5% जो होता है वो आपका बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड होता है। 5% क्या होते हैं? बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड। सब मिलाकर के आपको सीमेन बाहर निकलता है। अब इसी सीमेन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि सीमेन का एनालिसिस क्यों करते हैं। सीमेन का एनालिसिस करते हैं जब किसी मेल में किसी तरह का जो क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स है, सीमेन इजाकुलेट नहीं हो पा रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल की ग्रोथ की डिजॉर्डर्स हो रही है, या फिर मैरिज तो हो गया लेकिन वह फर्टाइल नहीं हो पा रहा है, उस केस में हम सीमेन एनालिसिस करा के देखते हैं। या फिर अगर बाय द वे कभी डोनेट करना हो किसी को सीमेन, उस केस में भी हम लोग सीमेन एनालिसिस करते हैं, डोनेट करने के लिए भी। तो डोनेट करने के लिए या फिर अपना फर्टिलाइजेशन को जानने के लिए, फर्टिलिटी को जानने के लिए सीमेन एनालिसिस कराते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मेरा सीमेन पतला है या सीमेन में कोई आपका अमाउंट बहुत कम है, इजाकुलेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है, मास्टरबेशन करते समय सीमेन बाहर नहीं आ रहा है, उस सारे केस में करा के देखना चाहिए कहाँ पे दिक्कत हो रही है। इसके लिए हमको करना क्या चाहिए? सबसे पहले 3 to 5 डेज एब्सटिनेंस होना चाहिए। 3 to 5 डेज का मतलब कि 3 से 5 दिन तक कोई भी इजाकुलेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं सीमेन को लाने के लिए, कलेक्शन करके लाने के लिए। अगर लेबोरेटरी के बगल में अगर रूम है तो 5 मिनट के अंदर ये सीमेन आ जाना चाहिए। अगर बाई द दूर अगर है तो हॉस्पिटल में ही कहीं ना कहीं रूम में उसका कलेक्शन करना चाहिए। अगली पॉइंट, निकालने का तरीका होता है मास्टरबेशन प्रोसेस से। इससे हम लोग क्या करते हैं, वाइड माउथ वाले एक कंटेनर लेते हैं, प्लास्टिक का आता है, उसी में इसको मास्टरबेशन प्रोसेस से इजाकुलेट करके बाहर निकालते हैं। अगली पॉइंट, हम क्या बोले कि इसका जांच तुरंत स्टार्ट हो जाता है लैब में। सीमेन निकलने के 5 मिनट के बाद से इसका जांच स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए यह बोले हैं कि लैब में जितना जल्दी हो सके सीमेन आ जाना चाहिए। अब आते हैं एनालिसिस में कौन कौन सी जांच करते हैं। एनालिसिस में जनरली 3 तरह का जांच होता है। पहला है इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा केमिकल एग्जामिनेशन और तीसरा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक। फिजिकल में क्या होता है, पहला आप लोग करते हैं
लिक्विफिकेशन टाइम, वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना अमाउंट में है वो जानना जरूरी है। कितना अमाउंट में होना चाहिए, हम बताया आपको 2 से 5 ml होना चाहिए। जितना है उतना आप वॉल्यूम को एक्यूरेट आप उसको लिख सकते हो कि 1 ml है, 2 ml है, कितना है। तो पहला वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम घटा रहेगा, बढ़ा रहेगा, इसका इलाज है। हम बताएंगे आपको, अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि वॉल्यूम में अगर बढ़ गया है कौन सा इलाज करेंगे हम लोग, घट गया है तो कौन सा इलाज करेंगे, सब बताएंगे आपको हम। नंबर 2, दूसरा होता है कलर। कलर में क्या होता है कि अगर सीमेंट का कलर अगर नॉर्मल में ब्राउनिश होता है, ये ग्रेइश कलर, सॉरी ब्राउनिश नहीं, ग्रेइश कलर, हाँ ब्राउनिश नहीं बोलते हैं, ग्रेइश बोलते हैं। तो नॉर्मल ग्रेइश कलर होता है। अगर ये सीमेंट में अगर कोई दिक्कत हो तो उसके साथ कलर जो होता है चेंज कर जाएगा आपको। जैसे येलो कलर में किस कब होता है, व्हाइट कलर या फिर ग्रीनिश कलर, ब्लैकिश कलर, रेडिश कलर, ये सब बताएंगे आपको हम आगे। जैसे जैसे वीडियो आने वाले हैं ना, सारे बताएंगे आपको कि अलग अलग कलर में कौन सा मेडिसिन करेंगे हम। कलर वाइज मेडिसिन तो किया जाता है। अगला होता है आपका नेक्स्ट लिक्विफिकेशन टाइम। लिक्विफिकेशन टाइम यानी कि कितने देर में लिक्विफाई हो रहा है। नॉर्मल लिक्विफिकेशन टाइम 10 मिनट से 30 मिनट के बीच होता है। अगर लिक्विफिकेशन टाइम बहुत सारे मेल में देखते हैं कि लिक्विफिकेशन टाइम बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होगा, फर्टिलिटी नहीं हो पाती है। 10 मिनट से घट जाता है उसमें भी फर्टिलिटी नहीं हो पाता है। इसके बारे में बताएंगे आपको हम। इसका आप बताएंगे कि इसका डिजॉर्डर है किसी पेशेंट को तो हम उसमें कौन सी दवा चलाते हैं, तो ये बताएंगे आपको लिक्विफिकेशन टाइम के बारे में आगे। इसके बाद जब लिक्विफिकेशन देख लेते हैं तब अगला होता है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन, केमिकल में क्या जांच करते हैं, सबसे पहले हम लोग पीएच देखते हैं कि इसका सीमेंट का पीएच कितना है, रिएक्शन जिसको बोलते हैं। तो सीमेंट जानते हैं कि अल्कलाइन होता है, ये 7.6 से लेकर के 8.2 पीएच इसका होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि स्पर्मेटोजोआ एसिडिक मीडियम में डेथ कर जाता है, तो इसलिए सीमेंट का पीएच क्या होता है, एसिडिक। इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं फ्रुक्टोज का अमाउंट। फ्रुक्टोज का अमाउंट कितना होना चाहिए। जैसे अगर फ्रुक्टोज के कारण तो स्पर्मेटोजोआ जिंदा रहता है, अगर फ्रुक्टोज का अमाउंट घटा रहेगा तो स्पर्म मर जाता है। इसका तीसरे नंबर पर आता है माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि हर का हम अप्लाइड हम आगे बताएंगे आपको हम। नेक्स्ट वीडियो आप देखते जरूर रहिएगा जरूर इसमें कि उसमें क्या क्या आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। अब ये माइक्रोस्कोपिक में क्या करते हैं, थर्ड में आता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं हम लोग इसमें देखते हैं इसका मोटिलिटी, इसमें मोटिलिटी कितना होता है, मोटिलिटी। और मोटिलिटी पे वीडियो बनाएंगे आपको हम, बताएंगे आपको कि नॉर्मल मोटिलिटी कितना होना चाहिए, एक्टिव मोटिलिटी मोटाइल कितना होना चाहिए। क्योंकि मोटिलिटी अगर नहीं होगा तो फिर उस केस में क्या होगा, स्पर्म काउंट रहते हुए भी फर्टिलिटी नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें मोटिलिटी बहुत जरूरी होता है कि उसमें कितना एक्टिव मोटाइल कितना है, एक्टिव मोटाइल कितना होना चाहिए। तो एक्टिव मोटाइल लगभग 80% होना चाहिए, स्लगिश लगभग वहां पे 10% होना चाहिए, और नॉन मोटाइल 10%। यानी देखो ये आपको सबसे अच्छा एक्यूरेट वैल्यू होती है कि ये कितना मोटिलिटी होना चाहिए, हमें एक्टिव कितना होना चाहिए, और टाइम टू टाइम भी इसका पता हम लगाते हैं कितने देर में कितना एक्टिव रहना चाहिए, है ना। तो ये हम लोग नॉर्मल करके देते हैं ना पेशेंट को कि एक्टिविटी कितना है उसका स्पर्मेटोजोआ का। एक्टिविटी, एक्टिव के बाद हम लोग मोटिलिटी के बाद दूसरा आता है काउंट। इसे देखते हैं सेकेंड काउंट। नॉर्मल काउंट कितना होना चाहिए स्पर्म का, तो नॉर्मल काउंट 80 से लेके 120 मिलियन पर ml होता है। 1 ml में 80 से 120 मिलियन होना चाहिए। अगर इससे कम है तो इसमें आपको हो सकता है कि फर्टिलिटी में दिक्कत हो, और 20 मिलियन से कम हुआ तो एकदम फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी। उससे पहले अगर ज़्यादा है तो हो भी जाता है, डिपेंड करता है मोटिलिटी पे। काउंट डिपेंड करता है मोटिलिटी पे, याद रखें चीज़ को। और उसके बाद हम लोग पता लगाते हैं कि फर्टाइल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसके बाद माइक्रोस्कोप अगला क्या देखते हैं हम लोग, सेलुलर मटेरियल। सेलुलर मटेरियल जैसे जिसमें देखेंगे क्या क्या देखेंगे, सबसे नंबर 1 आरबीसी देखते हैं। आरबीसी इसमें होना चाहिए कि नहीं, आरबीसी नहीं होना चाहिए, तो आरबीसी नील। अगर मिल रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं डिजॉर्डर्स है। नंबर 2 आता है इसे पस सेल। पस सेल कितना होना चाहिए इसमें, तो पस 0 से 1 पर HPF होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है इसका मतलब कहीं ना कहीं पायोजेनिक इन्फेक्शन है, गोनोरिया का इन्फेक्शन है या क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन है। अगला है एपिथेलियल सेल, 1 से 2 पर HPF होता है उसमें, उतना नॉर्मल है। इसके बाद बैक्टीरिया देखेंगे, नहीं होना चाहिए इसमें, पैरासाइट नहीं होना चाहिए। ये तो था आपका सीमेंट एनालिसिस का तरीका। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम लोग इसके बारे में, 1 बाय 1 करके चलेंगे। वॉल्यूम का दिक्कत क्या होगा, कलर में दिक्कत क्या होंगे,
लिक्विफिकेशन टाइम का दिक्कत, पीएच का दिक्कत, मोटिलिटी का दिक्कत, सब के बारे में बताएंगे अलग अलग कि दिक्कत होने के बाद क्या हम इलाज करेंगे, क्या करते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।